Hello students, today we are going to start our new topic, that is the chemical equilibrium. एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम नाम का एक ही टॉपिक दिया गया है जिसमें दो पार्ट हैं बेटे. द फर्स्ट पार्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड पार्ट इज आयनिक इक्विलिब्रियम. हम लोग केमिकल और आयनिक दोनों अलग अलग पढ़ेंगे. तो पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलिब्रिया. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? To understand the equilibrium, we must have to learn the two type of reactions, that is the reversible reactions and irreversible reactions. So let's start our topic. पहला है रिवर्स reactions. Those reactions which can take place in both the directions that is forward and backward are known as reversible reactions. These type of reactions are never completed in any of the direction to 100%. वो रिएक्शंस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में होती हैं और किसी भी एक डायरेक्शन में 100% कंप्लीट नहीं हो सकती, उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है. एग्जाम्पल देखिए बेटे. फॉर एग्जाम्पल, N2 gas plus 3H2 gas reversible 2NH3 gas. ये रिवर्सिबल रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल. इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन का, और इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रही है. अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ये थोड़ी देर बाद डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाने. ये रिएक्शन, इस तरीके की रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती है. और एग्जांपल देखिए, H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI गैस. और देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी रिवर्सिबल हो सकती हैं. PCl5 गैस रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. अच्छा, जरूरी नहीं है सारी गैस ही. और डिकम्पोजिशन देखिए, CaCO3 सॉलिड रिवर्सिबल CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. ये रिवर्सिबल का साइन है जो बीच में मैंने बनाया है. एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4. यहां समझने वाली बात यह है कि इस तरीके की रिएक्शंस में अगर सारी गैसेस हैं
तो इक्विलिब्रिया तभी मेंटेन हो सकता है व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर। मान लीजिए सारी गैस नहीं है, प्रोडक्ट साइड कोई गैस है, तो भी इक्विलिब्रिया तभी मेंटेन होगा जब क्लोज्ड कंटेनर में कराई जाए। ऐसा क्यों? अगर क्लोज्ड कंटेनर में न कराओगे तो ये गैस एनवायरमेंट में चली जाएगी और फिर वापस कहां से लाओगे? उस समय, उस केस में फिर ये रिवर्सिबल नहीं। दूसरी बात समझने वाली ये है कि रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड कभी भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता। अगर प्रेसिपिटेशन हो गया तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। ये दो एक बातें ध्यान रखिएगा। तो अगर गैसियस फॉर्म में रिएक्शन है तो उसे क्लोज्ड कंटेनर में कराएंगे और प्रोडक्ट साइड प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए। ये रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में हो सकती हैं। सामने की तरफ हो रही है बेटे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कहा जाएगा, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना रही है तो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन कहा जाएगा। और अमोनिया अगर ब्रेकडाउन होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रही है तो उसे बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन कहा जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब दूसरा केस है इररिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या होता है इररिवर्सिबल रिएक्शंस? Those reactions which are taking place only in forward direction, one direction मतलब forward direction are known as irreversible reaction. These reactions are 100% completed in forward direction. ये रिएक्शंस एक ही डायरेक्शन में, दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शंस में 100% कंप्लीट हो जाए। जैसे देखो, और इनमें प्रेसिपिटेशन भी हो। मैं कहूं NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ये NaCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मैं कहूं CH3 COOC2H5, मैं NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं, बन जाएगा CH3COONa प्लस C2H5OH। और ये रिएक्शन एक इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन कंप्लीट हो रही। ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो सकती, प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन होने के कारण ये दोबारा कंपोनेंट वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकता। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों काम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकता। इररिवर्सिबल में बैकवर्ड का कोई चक्कर ही नहीं होता। इररिवर्सिबल में एक तरफ रिएक्टेंट है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट है। रिवर्सिबल में फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन में वही चीज प्रोडक्ट हो जाएगी। इसका मतलब इररिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फिक्स नहीं, ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर फॉरवर्ड जा रही है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट। अगर बैकवर्ड जा रही है तो ये राइट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट। तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस में
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फिक्स हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन ही हो रही है, बैकवर्ड हो ही नहीं रही है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस में ऐसा कोई फिक्स नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटे। नोट, concept of equilibria in case of reversible reactions when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, the phase is known as equilibrium phase. मतलब ये कहना चाहता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट बराबर हो जाए तो उसे इक्विलिब्रियम फेज कहते हैं। अच्छा, रेट समझना कोई बहुत आसान बात नहीं है। रेट आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा केमिकल काइनेटिक्स में क्लास 12। जो बच्चे जैम बैच में वीडियोस देख रहे हैं वो मेरा केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने रेट बहुत अच्छे से समझाया है आपको। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकिंग इज द रेट। रेट में लिख देता हूं यहाँ, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा आपको। रेट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, मैं डेल्टा सी कह सकता हूं, अपॉन टाइम टेक मैं डेल्टा टी कह सकता हूं। स्मॉल टी टाइम के लिए होता है बेटा, कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए, ध्यान रखिए। तो रेट को मैं कह सकता हूं डेल्टा सी बाई डेल्टा पी। ये रेट कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया है, इसको हम रेट। थोड़ा बढ़िया तरीके से इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम? देखिए, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, सीधी सीधी बात है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। क्या? हाँ ठीक है, महक, अंशिका, चलो कोई प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं आई ना? ठीक है, मैंने चैट बॉक्स चेक कर लिया आपको। अब देखो जरा फिजिकल इक्विलिब्रिया की बात कर लेते हैं। एक कंटेनर लो बेटे, मैं दोनों बातें बताऊंगा, कब क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो रही है और कब ओपन वेसल में। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर रेट समझ में आ जाएगा
तो बहुत प्यारा काम हो जाएगा, क्योंकि 2019 में रेट ऑफ रिएक्शन से ग्राफ आया है जेई मेन। 2019 में सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पूछा और ग्राफ आया, बहुत प्यारा कर्व है। मैं ग्राफ भी समझाऊंगा, ध्यान से देखिए बेटे। मैं यहां पर एक सॉल्यूशन बना रहा हूं ऑफ, या मैं शुगर सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं। शुगर सॉल्यूशन का मतलब हिंदी में होता है शरबत। मैं शरबत बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं जिस शरबत को बना रहा हूं वो शरबत सैचुरेटेड है। थोड़ा सा अगर मैं 12th की तरफ जाऊं तो इस सॉल्यूशन को भी हटाऊंगा, या चलो मैं अभी आपको इतना डीप नहीं ले जाता, मैं सॉल्यूशन लिख के देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं लेके जाऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों को ले जाऊंगा आगे भी। बेटे जब हमने इसमें 1 टीस्पून 2 टीस्पून 3 टीस्पून शुगर ऐड करना शुरू की, तो शुगर के कंपोनेंट्स डिसॉल्व होने लगे, ठीक है। और बेटा ये जो व्हाइट व्हाइट आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये शुगर के हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। होते जाएंगे 1 टीस्पून 2 टीस्पून 3 टीस्पून 4 टीस्पून, जितना बढ़ाते चले जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे और नीचे प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, नीचे प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। ध्यान देना, एक टाइम ऐसा आएगा। देखो मैं ऊपर से सारे के सारे पार्टिकल्स को गायब कर लेता हूं, क्यों? डिसॉल्व पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? होमोजीनियस। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने ये पार्टिकल्स उड़ा दिए यहां से। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय पर जो है प्रेसिपिटेशन हो रहा। तो शुरुआत में क्या हो रहा था? डिसोल्यूशन। तो मैं एक ऐसे फेज की बात कर रहा हूं मेरे बेटे जिस समय दोनों का रेट बराबर हो जाए। किस किस का रेट? दो प्रोसेस अपोजिट हो, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाए रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। पीपीटी लिखते हैं तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बराबर हो जाए। क्या जब पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे, जब नीचे जाकर बैठ गए, तो क्या डिसोल्यूशन बंद हो गया? नहीं। जो पार्टिकल पहले से, देखो एक मैंने यहां लगा रखा, जो पार्टिकल पहले से डिसॉल्व थे वो नीचे आएंगे, और जो नीचे वाला पार्टिकल है वो उसकी जगह चले जाए। देखो जरा फिगर कैसी बन गई, रिवर्सिबल बन गई या नहीं? जो पार्टिकल पहले से डिसॉल्व है वो प्रेसिपिटेट होगा, और उतने ही पार्टिकल जो प्रेसिपिटेटेड वंस थे उसमें से ऊपर पहुंच जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन के बराबर हो गया जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। मैं थोड़ा सा कह सकता हूं, इट इज गोइंग टूवर्ड्स टू मेक शुगर सिरप। अब ये चाशनी की तरफ बढ़ रहा है, शरबत की तरफ नहीं। इसलिए मैं यहाँ सिरप लिखना चाहता था लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा चलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? क्या कहा जा रहा है हिमांशु? रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन के बराबर हो गया, और ये ओपन वेसल में हो रहा है। मैंने कोई लिड नहीं लगाई है, मैंने कोई ढक्कन नहीं लगाया है,
मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो जब when the solution will be saturated, this is the equilibrium phase. तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया। अच्छा, फिजिकल क्यों है? क्योंकि आप पानी को गर्म कर दो, चीनी आपको वापस मिल जाएगी। कोई शुगर ने कोई केमिकल रिएक्शन थोड़े की, शुगर कोई केमिकली रिएक्ट थोड़े कर, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये तो ओपन वेसल में हो गया। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये ओपन वेसल, ओपन वेसल। क्या कोई ऐसा भी इक्विलिब्रियम जो क्लोज वेसल में होगा? हाँ हो। देखो, मैंने कहा था अगर प्रोडक्ट गैस है तो आपको वेसल क्लोज करना। जैसे देखो, ये वाटर, यहां पर मैंने क्या रख रखा है? ओनली वाटर, और मैंने इसको एक लिड लगा के क्लोज कर रखा। देयर इज ए लिड, ठीक है? ये मैंने एयर टाइट लिड लगा दी। नाउ either you are heating or you are not heating, no matter. If you are heating, the process will become faster. If you are not heating the water, the process will slower. But in both the cases, vaporization will take place and equilibrium will establish. Because the vaporization process is taking place at all the temperatures. तो evaporation हो रहा है, वेपर बन रहे हैं। बॉइलिंग नॉन स्पॉन्टेनियस है, वाटर का वेपर में कन्वर्जन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, वो तो हर टेम्परेचर पे हो रहा है। घर में पोंछा लगता है, हीटर लगा के सुखाते हो क्या? अपने आप सूख जाता है। रोड पे भरा हुआ पानी 2 दिन बाद अपने आप गायब हो जाता है। आप कहोगे नहीं सर, वो तो मिट्टी सोख लेती है। नहीं नहीं, मिट्टी सोख लेती है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, एक सीमेंटेड कंटेनर में रख दो जहां पे बिल्कुल पानी का एब्जॉर्प्शन ना हो, पानी भरा रहे, फिर भी उड़ जाएगा कुछ दिन बाद। थोड़ी गर्मी पड़े तो जल्दी गायब हो जाएगा। इवेपोरेशन तो हो ही रहा है, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रहा है। तो either you are heating the vessel or you are not heating the vessel. In both the cases, the equilibrium will establish. If you are heating the vessel, the equilibrium will establish fastly. If you are not heating the vessel, the equilibrium will establish at a slow rate, but establish. तो चलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हम लोग इस वेसल को किसी बर्नर से, लेट अस कंसीडर द बुनसन बर्नर, और इस बुनसन बर्नर से लेबोरेटरी में हम लोग इस वेसल को गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना? ये फ्लेम है हमारी, ठीक है? ये बुनसन बर्नर है, मैं मान लेता हूं दिस इज ए बुनसन बर्नर, बुनसन बर्नर, ठीक है ना? यहाँ कोई ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ होगा, जिस ट्राइपॉड स्टैंड पर, एक मिनट, जिस ट्राइपॉड स्टैंड पर हम लोग ने बुनसन बर्नर रख के बुनसन बर्नर नीचे रखेंगे और ट्राइपॉड स्टैंड पर हम लोग क्या रख लेंगे? इस वेसल को। चलिए क्या होगा? इनिशियली व्हेन वी हीट, देयर विल बी ए प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन। धीमे धीमे वेपर्स बनने लगेंगे भैया, ये वेपर्स बनने लगे। ये क्या बने? वेपर्स। नीचे वाटर, lid is closed, there is a lid, तो वेपर बाहर तो नहीं जा पाए, इसी के अंदर रह जाए। तो इनिशियली जो प्रोसेस हो रहा है वो रेट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वेपर बाहर नहीं जा पाएगा, आप नीचे से गर्म भी कर रहे हो लगातार, तो थोड़ी देर बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, उसको इक्विलिब्रियम फेज कर। तो मैं कहूंगा एट इक्विलिब्रियम rate of evaporation will become equal to rate of condensation.
डू यू एग्री विद मी? आपको समझ में आया? पहले इवेपोरेशन होता रहेगा, फिर क्या होगा, वेपर्स बाहर नहीं जा पा रहे, अगर वेपर बाहर चले जाएं, लिड में ओपन कर दूं, इक्विलिब्रियम कभी स्टैब्लिश नहीं हो। क्यों? वेपर्स बाहर चले गए, सारा का सारा पानी उड़ जाएगा। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है तो लिड क्लोज करो, एयर टाइट, यहां से लिड निकलनी नहीं चाहिए। समझ बात आ रही? तो क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया, उस फेज को इक्विलिब्रियम फेज कहा जाए। ये मैंने फिजिकल इक्विलिब्रिया की बात आप लोगों से थोड़ी सी की, जिससे कि आपको इक्विलिब्रियम समझ में आए। चलिए, मैं कह सकता हूं कि लेट अस कंसीडर ए hypothetical reversible reaction. A gives B. A gives B. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रिया क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of backward reaction. क्या मतलब हो गया बच्चों कि ए जिस रेट से बी में कन्वर्ट हो रहा है, the rate at which A is converting into B will be equal to the rate at which B is converting into A. तो जेई 2019 का एक सेट का क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। उसने ये कहा है, एक एक्सिस पे रेट है और एक एक्सिस पे टाइम। एक एक्सिस पे रेट है और दूसरी एक्सिस पे टाइम। इस पे रेट है, इस पे टाइम। इस तरीके से 3-4 कर्व उसने बना के हमको दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से देखें इसको। ये देखो, यहाँ मुझे जगह करनी थी बेटा थोड़ी सी। आपका चैट बॉक्स है, मैंने हटा दिया। लिख सकते हो आप लोग मेरे सामने ही। ये रेट है और ये टाइम। वो ये कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ए जो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये आर एफ की लाइन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये लाइन आर बी की, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा उसने ग्राफ ऐसे दिया है, ये आर एफ की लाइन है और ये आर बी की लाइन। तीसरा ग्राफ उसने इस तरीके से दिया है,
ये RF की लाइन है और ऐसा कुछ ग्राफ दिया है उसने, ये RB की लाइन, मतलब ये ज्यादा डिक्रीज कर गया, ये इंक्रीज कर ही नहीं पाया। और चौथा ग्राफ उसने ऐसा, ये RF की लाइन है, ये RB की लाइन। भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं RF कहता हूं और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं RB कह रहा हूं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मेरे पास आयुष का तो आंसर आ गया है, अंशिका, अजय, हिमांशु, आप लोग आंसर दीजिए। आयुष योर आंसर इज करेक्ट। आप लोग मुझे आंसर देंगे कि आपको क्या समझ में आया इक्विलिब्रिया के बारे में। जल्दी जल्दी। निखिल का भी आंसर सही है। हिमांशु आपका आंसर गलत। अजय, अंशिका, महक, अंशिका का आंसर सही, वेरी गुड। अजय का भी आंसर सही, सिर्फ एक का आंसर गलत है। और भी नीचे मैंने नाम नहीं पढ़े, सबने ही डी दिया है, सिर्फ हिमांशु ने ए दिया है, बाद बाकी सबने ही डी आंसर दिया है। हिमांशु आपने ए क्यों दिया, आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम है? अभी मैंने बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए। द आंसर इज डी। वेरी गुड बच्चों, सब बच्चों का आंसर। यस निखिल शुक्ला, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उस पॉइंट की अगर बात करता, बात उस पॉइंट की नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लगातार डिक्रीज होता जाए और बैकवर्ड का लगातार इंक्रीज होता जाए। कोई पॉइंट तो डिसाइड किया नहीं। इस पॉइंट पर जरूर इक्विलिब्रिया थोड़ी देर के लिए स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद डिस्टर्ब हुआ। अगर इक्विलिब्रियम फेज है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट बिल्कुल बराबर होगा। मैं कह रहा हूं दोनों रिएक्शन का रेट बराबर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ध्यान रखना इस बात को। मैं ए और बी के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द रेट। रेट बराबर होगा। आज आप लोग जो है जाके क्वेश्चन देखिए, जेई 2019 का सवाल है और उसने इस तरीके से क्वेश्चन दी। वो सिर्फ ये पूछना चाहता है कि रेट के बारे में आप क्या जानते। तो when the rate of forward reaction will becomes equal to the rate of backward reaction, the phase is known as equilibrium phase. ये बेटे मैंने आज आपको क्वेश्चन कराया और निखिल का बहुत अच्छा जो आंसर भी आया कि एट दिस पॉइंट द रेट इज ए, ऑप्शन नंबर ए में, कि इस पॉइंट पर रेट बराबर हो गया है। तो अगर इस पॉइंट पर पूछे तो इक्विलिब्रियम है क्या, बिल्कुल इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। लेकिन फिर आगे वो बढ़ गए। तो अगर सही की बात की जाए कि इक्विलिब्रियम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, देन योर आंसर इज डी। द करेक्ट आंसर इज डी। बोलो भाई, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये मैंने आज आपको इनिशियली स्टार्ट किया जिसमें आपको इक्विलिब्रिया के बारे में समझाया, रेट के बारे में समझाया, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन बताई और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको समझाया। इसके आगे बेटे कल अपना स्टार्ट करेंगे।